देखो, एक तो मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस दोनों का पढ़ा दिया ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं पढ़ाया क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस और डेल्टा एच पढ़ा दिया है तुम लोगों को? बता दिया सर। डेल्टा एच भी बना दिया, सारी चीजें होती है। और ये मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम्हें वो करके दिखाना है बेटा। एक क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन लिखो फॉर द रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन इज N2 plus O2 giving to NO2 at 300 Kelvin। बट आप लोगों को एंट्रोपी गिवन है, यहाँ पे तुम्हें क्या गिवन है? एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ जो N2 है वो दिया है बेटा 180। O2 जो दिया है वो दिया है 220, और NO2 दिया है बेटा वो दिया है 240। सबका यूनिट दिया है किलो जूल पर मोल में, ठीक है बेटा। सबका यूनिट दिया है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा, इन सबका सीपी दिया है, एंट्रोपी दिया है, सबका सीपी दिया है। Cp of N2 is 30, Cp of O2 is also 30, Cp of NO2 is 40। ये भी दिया जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। Cp Cp जो दिया है बेटा वो कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन डेल्टा एस एट 180 m एंड 300 केल्विन। क्या पूछ रहा है? 180 m पे और 300 केल्विन पे डेल्टा एस कितना होगा इस रिएक्शन का। दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस एट 180 m एंड 400 केल्विन। तीसरा पूछ रहा है डेल्टा एस एट 580 m एंड 300 केल्विन। फोर्थ बिट पूछ रहा है डेल्टा एस एट 580 m एंड 400 केल्विन। ठीक है ना। 300 केल्विन पे और 180 m पे पहले का कंडीशन तुम लोगों को दिया है, निकाल सकते हो क्या? इस रिएक्शन में तुम्हें डेल्टा एस निकालना है, एंट्रोपी निकालना है। चार कंडीशन है, चार कंडीशन में आपको लगभग लगभग एंट्रोपी में जो मैंने कल पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बताइए। चल जल्दी कर सकते हैं, टाइम दू करने का थोड़ा बहुत। देखो सुनो, पहले ठीक से सुनो। आपको पहला वाला क्वेश्चन करना है, आपको डेल्टा एस निकालना है इस कंडीशन पे ना। तो आपसे बोला था डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? सर सी टाइम्स एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेड यस सर। इनटू हाँ, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स बाई। हाँ ऐसा ही था या नहीं था? यस सर। तो यहाँ पे निकालोगे तो डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा? डेल्टा एस कितना आएगा पहले वाले केस में? 180 m और 300 केल्विन पे तो रिएक्शन गिवन है ना, तो पहले केस में डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। तो 2 इंटू क्या होगा बेटा? एंट्रोपी ऑफ NO2 माइनस का एंट्रोपी ऑफ O2 एंट्रोपी ऑफ, O2 बैलेंस करोगे तो क्या आएगा बेटा? N2 plus 2O2 आएगा ना बैलेंस करने के लिए, yes or no? हाँ सर। बेटा माइनस का एंट्रोपी ऑफ N2 माइनस का एंट्रोपी ऑफ 2 इंटू O2। तो बेटा एंट्रोपी ऑफ NO2 कितना है? 2 इंटू NO2 कितना है? NO2 का दिया बेटा 240, N2 का दिया 180, 2 इंटू SO2 का कितना दिया है? 200, SO2 के O2 का 220, एंट्रोपी ऑफ O2 कितना दिया है? 220। ठीक है बेटा, मेरे ऐसे सॉल्व किए थे क्या?
क्या आएगा यहाँ से निकल के? सर 440 आएगा माइनस का। यहाँ से निकल के आ रहा है माइनस का 440। दिया हुआ है सर। सही निकाले हो ये? सर एक मिनट ऊपर देख, ऊपर करिएगा सर। नेगेटिव में आ रहा है। 240 180 220 है। अच्छा 180 लिखा हुआ है सर वहाँ पे। तो मैंने 480 पढ़ लिया था सर उसको। 180 जो आएगा माइनस का 180 आएगा ना। माइनस का हाँ 220 हो जाएगा। लगाएगा सर। माइनस का 220। हाँ सर, इसमें से 40 बचेंगे इस दोनों में से, ए और लास्ट वाले में से 40 ऐड कर देंगे नेगेटिव 180 में। माइक किसका दिक्कत कर रहा है बेटा? 40 होना चाहिए माइनस का। Yes, sir. Minus Yes, 40. sir, minus 640. क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा अल्फा, ठीक है? ठीक है सर। अब सुनो, ये बढ़िया है सर। अब देखो दूसरा केस तुम्हें निकालना है। डेल्टा एस एट 1 atm एंड 400 केल्विन। 1 atm और 400 केल्विन पे तो देख सकते। ये माइक से आ रहा है। आयुष एक बार माइक बंद कर दो। मेरा ऑलरेडी ऑन है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? आयुष माइक बंद करो तुम अपना, ठीक है? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डेल्टा एस एट 1 atm एंड 400 केल्विन पूछ रहे हैं। सर अब CP T2/T1 सब में ऐड कर देंगे। पहले वाले में और दूसरे वाले का रिलेशन क्या? टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर, हाँ सर। टेम्परेचर डिपेंडेंस लगा देंगे। सर T2 में T1 कर दो। थोड़ा डेल्टा एस टू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा डेल्टा एस वन S1 प्लस ये सर ln NCP ln T2/T1 हो जाएगा सर। ln T2/T1, ठीक है ना? तुम्हारा एक डेल्टा एस वन तुम्हारे पास में कितना है बेटा? माइनस का अल्फा, सब गंदा हो रहा है। माइनस का मानो प्लस का मानो जो भी हो, माइनस अल्फा प्लस डेल्टा सीपी कैसे निकालोगे बेटा? डेल्टा सीपी क्या होगा? सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ सर। सेम तरीके से, ठीक है ना? इनटू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर है तो एक्स वाई से इनटू करके, तो सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे तो बेटा क्या आएगा? 2 इंटू सीपी ऑफ NO2 कितना? 40 माइनस का सीपी ऑफ N2 कितना है? 30। 2 इंटू सीपी ऑफ O2 करोगे बेटा कितना आएगा? 2 इंटू 30। ये सर नो? क्या ये लिखा हुआ सभी को समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आ रहा है सर। ये लिखा हुआ सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया? ठीक है। इसके आगे बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब ये कितना आ गया? माइनस का 10। यस सर। यस सर। रख दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 10 ln T2 कितना है हमारे पास में? 400 अपॉन 300, ठीक है? दूसरा बिट सॉल्व हो गया। तीसरा बिट क्या है बेटा? तीसरा पूछ रहा है 5 atm और 300 केल्विन पे, तो पहले और तीसरे में क्या रिलेशन है बेटा? सर प्रेशर चेंज क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर से। यस सर, प्रेशर डिपेंडेंस है सर। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं डेल्टा S2? S1 प्लस R ln P1/P2 इसका डेल्टा NG R ln T2/T1 R ln P1/P2 ये होता है। डेल्टा NG कितना आ रहा है इसमें? प्रोडक्ट का मोल 2 है, रिएक्टेंट का बेटा कितना है? 3, माइनस का 1। रिएक्शन में बताओ ना। सर माइनस बताऊंगा। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लो, आवाज आ रही है बहुत। मतलब डेल्टा S1 तुम्हें पता है माइनस का अल्फा प्लस -1 इंटू R
ln P1 कितना है बेटा 1 और P2 कितना है 5। समझ आया कि नहीं आया? आ रहे हैं सर। किसी को दिक्कत है क्या इसको समझने में? नो सर। ठीक है, आयुष डिजाइन कर लो। ओके कॉपी। यस यस सर। फोर्थ बिट क्या है बेटा? सर अब इसमें जो हमने ये थर्ड वाले में आंसर निकाला है ना, इसमें ln t1 ऐड कर देंगे डेल्टा cp टाइम्स। बिल्कुल। तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस लगा देंगे सर। 5 ATM कॉमन है, हाँ 400 हो रहा है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जो एस पी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे तीसरे वाले प्रोसेस का, इसको यूज करेंगे फोर्थ के लिए। और क्या बोलेंगे, जो डेल्टा एस टू होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा एस वन। फिर तुम भी अपना माइक बंद करके रखो, तुम्हारे माइक से भी दिक्कत हो रही है। डेल्टा एस टू इज डेल्टा एस वन प्लस क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। हाँ सर 100 डिग्री। क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा सीपी ln T2/T। यस सर। ये यस वाला सर। जो यूज किया जाएगा वो कौन सा वाले से यूज किया जाएगा बेटा? थर्ड वाले बिट से ना। यस थर्ड का डेल्टा एस हम लोग निकाले थे थर्ड वाले क्वेश्चन में, उसका डेल्टा एस हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा डेल्टा एस बोल क्लियर हुआ? किसी को है क्या इसको समझने में? नहीं है सर। चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम्हें उसमें डेल्टा एस बताना है। ठीक है, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज। सर ये बोल रहा था कि सर आपने डेल्टा एस कैसे बता दीजिए, कौन सा यूज करना है? थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला देखो यहाँ पे थर्ड वाले में और फोर्थ में रिलेशन क्या है? सर टेम्परेचर अच्छा वैल्यू। चेंज दिख रहा है, टेम्परेचर अलग अलग हो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में 3 4 के बीच में लगा दूंगा। 3 वाला मुझे पता चल गया है ना, 3 वाला मुझे यहाँ कैलकुलेट कर चुके ये वाला। अब इसको इसकी हेल्प से हम लोग वो फोर्थ वाले प्रोसेस का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 3 की हेल्प से। और सर सेकंड वाले केस में फिर सर डेल्टा एस में कौन सा यूज करना था जो इनिशियल केस में था सर? जो सेकंड वाले में देखो यहाँ 1 ATM है, यहाँ पे 1 ATM यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट वाला। इन दोनों के लिए डेल्टा एस फर्स्ट वाला इसका यूज करेंगे हम लोग, यहीं पे जो निकाला गया है वो वाला। क्योंकि यहाँ प्रेशर डिपेंडेंस लगाए हम लोग, 300 कॉमन है, प्रेशर चेंज कराए हैं, है ना? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ सेकंड और थर्ड के बीच में सर, अगर सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि प्रेशर भी चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, कैसे लगा? क्लियर है। या तो हम लोग 1 की हेल्प से 3 कैलकुलेट किए, 1 की हेल्प से 2 कैलकुलेट किए, अब 3 की हेल्प से 4 कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसको ठीक से समझना बेटा। देखो आपको दिया है वाटर लिक्विड 1 ATM 373 केल्विन से किस में जा रहा है बेटा? वाटर गैस 1 ATM 373 केल्विन। इस प्रोसेस का डेल्टा एच आप लोगों को गिवन है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दैट इज 40 किलोजूल पर मोल। सुनना पहले ठीक से, आपसे पूछे कि ये वाले प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होगा? H2O लिक्विड 1 ATM 273 केल्विन से किस में जा रहा है बेटा? H2O गैस 1 ATM 273 केल्विन। ऐसा क्वेश्चन करना सिखा चुका हूँ कि नहीं? सर बता चुके। पता है सर। क्वेश्चन लिखा हो उसको कर सकते हो आप लोग? यस सर इसमें कैसे करोगे इसको करने के लिए? माइक बंद करो। ईयरफोन निकाल ले ऐसा कर। ईयरफोन तुमने लगा रखे उसको निकाल लो। आप बता बेटा क्या करें इसमें? सर वो लगा ले। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? घर पे क्या करना चाहिए? सर बताता हूँ। क्या करेंगे सर, ये जो फर्स्ट वाला है ना लिक्विड 1 ATM और 273, इसको हीट अप करेंगे 373 तक। क्या करते थे कि इसको सबसे पहले हम लोग हीट अप करते थे 373 तक। H2O लिक्विड 1 ATM 373 तक लेके जाएंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा H2O गैस 1 ATM 373 में, फिर इसको कूल करके यहाँ लेके आएंगे। ये बताया गया था। यस सर। यस सर। यहाँ पे तुम लोग डेल्टा S1 निकाल देते हैं,
डेल्टा S1 क्या होता था बेटा? Cp ऑफ द लिक्विड ln T2 by T1. ये सर नो सर? यस सर। यहाँ पे निकालते थे डेल्टा S2, वो क्या होता था? डेल्टा H0 अपॉन T 373. यहाँ पे निकालते थे डेल्टा S3 या Cp ऑफ गैस ln T2 by T1 में T1 by T2 लिख दूं यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर T1 आप 273 को मानते हो, T2 373 को मानते हो, तो यहाँ T2 by T1 और T1 by T2. अच्छा, इन तीनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? डेल्टा S ऑफ द सिस्टम आएगा डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3. एक तो ये तरीका आप लोगों को पहले बताया गया. अभी आप लोग अगर इसको ठीक से सोचे तो आपको देखेगा सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, कुछ और चेंज कर रहा है क्या? नो सर। और ये वाले प्रोसेस का आपको गिवन था, तो आप टेम्परेचर तो चेंज करा रहे हैं सिर्फ. 373 से क्या हुआ? 273 में कन्वर्ट हुआ. बाकी कुछ और चेंज है क्या? और कोई चेंज नहीं. चलो डेल्टा S2 इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा S1 प्लस ln T2 by T1 प्लस ln डेल्टा Cp T2 by T1. ऐसे लिख देना. यस सर नो सर? यस सर। Yes, sir. डेल्टा S1 क्या होता है बेटा? इसका डेल्टा S कितना होता है? वो था डेल्टा H0 अपॉन 373. यस सर। तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो डेल्टा H0 अपॉन 373 प्लस डेल्टा Cp ln T2 by T1. अच्छा, ये इसको आप ऐड करेंगे तो क्या ऊपर वाले के इक्वल नहीं आएगा? एग्जैक्टली सेम ही तो आ रहा है. यस सर। डेल्टा S2 कितना है बड़ा? डेल्टा H0 अपॉन 373. यस सर। इसको आप लोग T2 by T1 लिखेंगे तो ये माइनस लगा लेंगे इसके सामने. Yes, sir. यहाँ पे देखो ना, वो भी डेल्टा Cp सीपी ऑफ गैस माइनस Cp ऑफ लिक्विड क्या बन गया? डेल्टा Cp बन गया ln T2 by T1. ठीक है सर? सही बात है सर। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन करना कैसे? पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जो पहले दिए गए थे. तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंस लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है बेटा? ये ऊपर वाला। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसा करना जरूरी नहीं है कि आप पहले इसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट करें, फिर इसमें कन्वर्ट करें, अब जाके इधर कन्वर्ट करें, तभी जाके आपका आंसर आएगा. आप सीधे टेम्परेचर डिपेंडेंस लगाइए, आपका सेम आंसर निकल के आएगा. ठीक है सर? मतलब आपको अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब कहीं पे भी टेम्परेचर डिपेंडेंस लगा सकते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहे हैं सर। तो बड़ा टेम्परेचर ही चेंज कर रहा है तो आप कहीं पे भी टेम्परेचर डिपेंडेंस लगा सकते हो. कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से. सर ये डेल्टा का फिर से थोड़ा समझा दीजिए सर, कहाँ पर सर कौन सा वाला डेल्टा एस इनपुट होता है सर? क्या बोल रहे हो? कहाँ पे कौन सा वाला? डेल्टा S1 से, जैसे यहाँ पे डेल्टा S1 आपने सर डेल्टा H0 अपॉन 373 वाला पुट किया सर. डेल्टा S1 कहाँ पे पुट किया? सर मतलब डेल्टा S1 की जगह पर कहाँ पे? ऊपर वाले को इसमें? फॉर्मूले में. यस सर. बड़ा डेल्टा S1 तो ये है ना ऊपर वाले के लिए. डेल्टा S1 क्या है? डेल्टा S1 है एंट्रोपी एट 373. डेल्टा S2 में लिख रहा हूँ एंट्रोपी एट 273. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर. ठीक है. मैं डेल्टा S1 डेल्टा S2 ना लिख के इसको 273 373 लिख देता हूँ तो क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है? ये मैं लिखता हूँ 273 पे, ये लिखता हूँ 373 पे. ठीक है? अब क्लियर है? यस सर. कॉपी करो जल्दी से.
आप हो गए यहाँ तक? यस सर। अभी सर हो गया सर। हो गया बेटा? सर एक सेकंड थोड़ा सा रह गया। बस सर आधा सेकंड। सर नीचे कर दीजिए। अब मुझे ये बताओ कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो कब होगा? सर वीडियो ऑन करके रखा करो तो बेटर रहेगा। हाँ, सर स्पॉन्टेनियस तब होता है ना जब उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। किसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है? सर टोटल सर सराउंडिंग टोटल सराउंडिंग प्लस सिस्टम। प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। मतलब अभी तक का कहने का मतलब अगर हम लोग एंट्रोपी पढ़ते हैं तो एंट्रोपी, अगर आप लोगों ने सिर्फ एंट्रोपी ही पढ़ा है तो आप लोग अगर ये बताना चाहें कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए आपको एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अगर हम लोग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों कैलकुलेट कर पाते हैं और वो रिजल्ट जो आएगा दोनों का मिला के पॉजिटिव आते तो आप लोग बोलेंगे जो प्रोसेस है वो कैसा है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। अदरवाइज आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना? मान के चलो तुम्हारे पास में कोई भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हो और सराउंडिंग आसानी से निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसेस कैसा है बेटा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप लोग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को निकाल सकते हो, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल मानते हुए निकाला जाता है। यस सर। हम लोग किसी प्रोसेस का एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द रिएक्शन टू बी रिवर्सिबल या कोई कंसीडरिंग द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्सिबल मान के ही निकालते हैं। लेकिन अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपसे पूछा एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, जब तक आप एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आप किसी भी प्रोसेस को ना तो रिवर्सिबल कह सकते हो और ना ही इरिवर्सिबल कह सकते हो, ना स्पॉन्टेनियस कह सकते हो, ना नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तुम्हें बताएगा, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग भी तो बताएगा ना। यस सर। बेटा एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्चुअल हीट चाहिए और एक्चुअल हीट कैलकुलेट करना हर प्रोसेस का इम्पॉसिबल काम होता है। ठीक है ना? कुछ सर्टेन प्रोसेस है जिनका आप लोग एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग निकाल सकते हो, लेकिन हर प्रोसेस का एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग के लिए एक्चुअल हीट निकाल के एंट्रोपी निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है ना? तो हम लोग सिर्फ एंट्रोपी के बेस पे ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है ना? हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ और चीजें भी साथ में निकालनी पड़ेंगी जिससे हम लोग बता पाए जो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है? तो लो हेडिंग लिखो, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। सर वैसे एक चीज बताइए सर, जैसे आपने जो सिस्टम की मान लीजिए एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है ना, तो सर आपने ये भी लिखाया था कि जो उसकी एंट्रोपी होती है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की वो रिवर्सिबल से ज्यादा होती है। किसकी? इरिवर्सिबल की इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी कैसी होती है? ज्यादा होती है सर रिवर्सिबल से। रिवर्सिबल से ज्यादा होती है? नहीं, जीरो से बड़ी होती है ना, पॉजिटिव होती है। इसे पढ़ो बेटा एक बार। एक सेकंड, वो सर आपने वेरिएशन कराया था। नेगेटिव होती है डलनेस। नेगेटिव होती नेगेटिव लिखवाया था बेटा, उसको पॉजिटिव तो नहीं लिखवाया था। ठीक है सर, तुम्हें सराउंडिंग का भी निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा, फिर तो निकालना पड़ेगा। अब दोनों को निकाल के, चाहे सिस्टम का बेटा पॉजिटिव आ रहा हो तो सराउंडिंग का नेगेटिव आ गया, दोनों का मिला के नेगेटिव आया तो क्या करेंगे? सही बात है सर, दिक्कत तो भी तो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ।
हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बता पाएंगे ना। ठीक है। और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल सा काम होता है, बहुत ही कम केस में हम लोग निकाल पाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग ये बता पाए कि कौन सा वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, हेडिंग लिखो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, लिखो इसमें फॉर एवरी प्रोसेस it is impossible to calculate, it is not possible to calculate, it is not possible to calculate delta S of the surrounding, it is not possible to calculate delta S of the surrounding. Therefore some other criteria was derived, which does not use the entropy of the surrounding, ठीक है ना। हम लोग कोई दूसरा क्राइटेरिया डेराइव करेंगे जो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग को यूज नहीं करता है, तब जाके हम लोग बता पाएंगे प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें आपको लिख पाऊंगा, उसको ध्यान से जब तक मैं लिखूं तब तक सुन के समझ के काम करना, फिर बाद में कॉपी करना, ठीक है बेटा। देखो सर सबसे पहला केस, हाँ सर, ये सर ये हमेशा इम्पॉसिबल है, किसी केस में निकाल सकते हैं? हमने निकाला है बहुत सारे केस में, निकाल के नहीं दिया क्या? कई सारे केस में क्यू एक्चुअल को निकाल, हमेशा इम्पॉसिबल नहीं है, हम निकाल सकते हैं, वो लोग सबका नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। कुछ प्रोसेस का मैं तुम्हें निकालना बता दूं, एडियाबेटिक का कैसे निकालेंगे, आइसोटोप का कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेट करवाया हो, लेकिन हर जगह पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हम सभी रिएक्शन का, सही प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी बता पाए बिना कैलकुलेटिंग एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेटिंग एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो हम लोग कुछ उसका तरीका देखेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम तुम लोगों को पता है, जो डी क्यू इरिवर्सिबल होता है बेटा, दैट इज लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल होता है, यस और नो? यस सर, ये सबको पता है? यस सर। माधव सर पता है सर। सबको पता है? प्रखर बताएगा क्यों होता है बेटा ऐसा? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इरिवर्सिबल ज्यादा फेवर भी होता है। डी क्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल क्यों होता है, ये पूछ रहा हूँ प्रखर। मैं एक सेकंड सर, कैसे होता है, कैसे पूछ रहा हूँ, सही लिखा है ना ये? सही तो लिखा है सर। कैसे होता है, कैसे? पेज खोल के देखने पड़ेंगे पीछे, कोई बताएगा क्यों होता है? सर क्योंकि सर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए। कई तरीके से बोल सकते हैं। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट में क्यू किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस का डीडब्ल्यू आया ना? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। अगर वर्क डन बाय द गैस है तो कैसा होगा बेटा? वर्क डन बाय द गैस रिवर्सिबल ज्यादा, और ज्यादा हीट निकलेगा, इरिवर्सिबल कम होता है, कम हो जाएगा हीट से। हाँ सर, हीट लेगा, और इरिवर्सिबल में उल्टा हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। एक्सपेंशन में जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ज्यादा हीट गेन करेगा, यस सर। और जब कंप्रेशन होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो कम हीट रिलीज करेगा। यस सर। नेगेटिव साइन के साथ में फिर से डी क्यू मोर नेगेटिव किसका आएगा? इरिवर्सिबल का आ जाएगा, फिर से कम आ गया, ठीक है ना। उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं, सबको पता है बेटा ये बात। हमें आज का पूरा इसके आगे वाला कहानी फिर इसी के बेस से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। डी क्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में है क्या? नहीं है ना। देखो डी क्यू इरिवर्सिबल क्या है, एक्चुअल हीट जो है वो डी क्यू इरिवर्सिबल होगा, यस सर। आया ना। रिवर्सिबल मान के तुम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल कौन होता है? डी क्यू इरिवर्सिबल होता है एक्चुअल को, आया ना। हाँ सर। यस डी सर। क्यू इरिवर्सिबल किसके इक्वल होगा बेटा? डी यू
माइनस dw, यहाँ से बोल सकता हूँ du माइनस dw इज लेस देन tds। dq रिवर्सिबल क्या होता है, tds होता है। बिल्कुल सर। यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि tds इज ग्रेटर देन du माइनस du प्लस pdv। वर्क डन क्या होता है, माइनस का pdv, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। यहाँ से आप लोग बोल सकते हो ds कैसा होगा, ds विल बी ग्रेटर देन du अपॉन t प्लस p अपॉन t dv, p अपॉन t dv। क्लियर है बेटा। आपसे पूछूं मैं एट कांस्टेंट u एंड v, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पे और वॉल्यूम पे, ds कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, आया ना। यस सर। अगर ds जो आया वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और कैसा मान के निकाला, इरिवर्सिबल प्रोसेस को निकाला तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एज वेल एज इरिवर्सिबल, है ना। तो बेटा आप लोग ये समझिए कि अगर ds जो होता है या फिर डेल्टा s जो होता है, डेल्टा s ऑफ एनी प्रोसेस एट कांस्टेंट u एंड v, if it is greater than 0 then the process will be कैसा होगा बेटा, the process will be spontaneous and irreversible। तो सबसे पहला क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का ये हो गया कि आपने इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। अगर एंट्रोपी 0 से बड़ा आ गया तो आप बोलेंगे प्रोसेस कैसा होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। यस और नो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर आपने किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस निकाला, किसको कांस्टेंट मानते हुए बेटा, u और v को, इंटरनल एनर्जी को और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके आपने डेल्टा एस निकाला। अगर वो कैसा आता है ग्रेटर देन 0 तो आप लोग बोलेंगे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा बेटा, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि प्रोसेस कैसा होता है बेटा, रिवर्सिबल होता, तो रिवर्सिबल होता, ये दोनों चीजें बराबर होती, देखो फिर बराबर होता कि नहीं होता, होता सर, यस सर बिल्कुल होता। ये बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो डेल्टा एस या ds जो आता है वो कैसा आता है बेटा, 0 के इक्वल आता है। हाँ सर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा एस एट कांस्टेंट u एंड v इज 0, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, तो प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ रहा है, हम लोग कैसे बताएंगे कि कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम पे अगर डेल्टा एस 0 आता है तो प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर डेल्टा एस कैसा आता है ग्रेटर देन 0 तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। यहाँ तक समझ आया किसी को, कोई दिक्कत इसको समझने में है क्या। नो सर। दूसरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और सर इसमें रिवर्सिबल होगा तो उसकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो तुम बताओ मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। करना है सर, ऊपर से नोट कर लेंगे सर। एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे ना। हम्म, फिर तो सर एंट्रोपी कैलकुलेट ही कर लेंगे ना। थोड़ा सोच के बताना, जब तक मैं आगे पढ़ लिख रहा हूँ फिर बताना सोच के, ठीक है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। तुम पढ़ते नहीं हो कुछ ही, मतलब ये हो रहा है। अरे सर रिवाइज करना भूल गया आज, सॉरी सर। लिख दिए इतना। देखो दूसरा क्राइटेरिया की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक सर तुम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में सोचते हो। क्या बोल रहे हो माधव, सर थोड़ा सा नीचे और कर दीजिए सर। ये तो लास्ट है बेटा, इसके नीचे कुछ और। ठीक है सर। ठीक है सर, देखो दूसरा क्राइटेरिया सुनो। आपको पता है कि जो डी क्यू इरिवर्सिबल होता है वो कैसा होता है बेटा, लेस देन डी क्यू, ठीक है ना, आया ना। डी क्यू इरिवर्सिबल को क्या लिख सकते हो बेटा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू विल बी लेस देन टी डी एस। हाँ सर ना सर, जैसे डी यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा,
TDS प्लस DW, DU कैसा होगा? DU विल बी लेस देन TDS प्लस TW, ठीक है ना? आप लोग बोल सकते हो यहाँ से DU विल बी लेस देन TDS माइनस का PDV, यस और नो? आप लोग बोल सकते हैं एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, बेटा एंट्रोपी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो DU कैसा निकल के आएगा? लेस देन 0, यस और नो? तो अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा U एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम कैसा आता है? लेस देन 0 निकल के आता है, तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। और अगर ये डेल्टा U एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया बेटा? 0 के इक्वल, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारे केस आपको सही से समझने और याद करके रखने, हम लोग ये बता पाए जिससे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है और कब नहीं होता, ठीक है? कॉपी कीजिए फिर इसको। हो गया बेटा सभी का? यस सर। अगर लिख दिए। तीसरा केस सुनो, आपको पता है बेटा DQ इरिवर्सिबल इज लेस देन DQ रिवर्सिबल। DQ इरिवर्सिबल को क्या लिखते हैं हम लोग? DU माइनस DW, which is less than TDS, yes or no? इसको लिख सकते हो DU माइनस TDS इज लेस देन DW। बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे हम लोग? DU माइनस DTS, ऐसा लिख दूं? विल बी लेस देन DW। यस और नो? Yes, sir. यस सर। D कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? U माइनस TH विल बी लेस देन DW। बेटा U कैसा फंक्शन होता है ये बताओ? स्टेट फंक्शन, हाँ सर। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, ओवरऑल सब कुछ मिला के क्या आ गया बेटा? स्टेट फंक्शन। इस स्टेट फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? A से। किससे करेंगे हम लोग? A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो A होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेल्महोल्ट्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से बेटा DA इज लेस देन DW। सुनो पहले ठीक, DA इज लेस देन DW, क्योंकि एक ही जगह में क्या रख दूं बेटा? ये क्या हो गया? U माइनस TS। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? DA इज लेस देन DW, ठीक है ना? ठीक है सर। और अगर प्रोसेस कैसा होता बेटा? रिवर्सिबल होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? DA equals to DW। DA इज इक्वल टू DW। अगर मैं इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दूं तो क्या बोलूंगा बेटा? माइनस का DA इज इक्वल टू माइनस का DW। बात में ये कर रहा हूं बेटा, A का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का DW का मतलब क्या होगा बेटा? वर्क डन बाय द सिस्टम। यस और नो? यस सर। Yes, sir.
नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ सर। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, डिक्रीज इन ए। यस सर। हमारा एक नहीं आ रहा। तो डिक्रीज इन ए किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? आप बोल सकते हैं डिक्रीज इन ए रिप्रेजेंट, किस इंक्रीज चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? जितना ज्यादा ए कम होता जाएगा उतना क्या करेगा बेटा? सिस्टम वर्क करेगा। मिनिमम ए, इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। यस और नो? तो डिक्रीज इन ए क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? represents the maximum, it represents the maximum work done by the system. It represents the maximum work done by the system. समझ आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा? बट ए का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे जैसे ए डिक्रीज करता है तो हम लोगों को वर्क क्या मिलेगा? सिस्टम ज्यादा काम करेगा। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि u माइनस टी एस का वैल्यू जैसे कम होता जाता है, ऐसे ऐसे क्या होता है बेटा? सिस्टम का वर्क करने का एफिशिएंसी क्या होता है? बढ़ता हुआ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? यस सर। u माइनस टी एस जैसे जैसे कम होगा ऐसे ऐसे बेटा क्या होगा? वर्क करने का टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए आप। नीचे कर दीजिए। ओके। यही तो है। सर 6 बजे के बाद आप सेंटर पे रहेंगे क्या? बेटा मैं 6 बजे के बाद में अभी भी नहीं रहूंगा, तुम्हारी क्लास को तुरंत बाद चला जाऊंगा। ओ, आज इनकी क्लास नहीं है, उनकी क्लास कैंसिल कर दिया। उनके भी संडे को रखेंगे तुम्हारे साथ साथ। उनके में कभी थर्मो पढ़ा रही है क्या? उनको धर्मो नहीं बढ़ाया बेटा, उनका तो बेटा मैं बोल रहा हूँ u माइनस टी एस का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा, u माइनस टी एस कम होने का मतलब a कम हो रहा है, a कम होने का मतलब वर्क जो होगा वो सिस्टम ज्यादा करेगा, है ना? a का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे जैसे a डिक्रीज करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से आप लोग बोल सकते हो बेटा कि डी ए, अगर डी ए कैसा आता है बेटा? अगर कांस्टेंट किसकी बात कर रहे थे हम लोग? डी ए किसके इक्वल होगा बेटा? डी ए लेस देन होगा बेटा क्या? वर्क डन। ऐसे लिख रहे हो ना? आया ना? अगर आप लोग कांस्टेंट रख दें बेटा वॉल्यूम, क्या रखते हैं आप लोग? एट कांस्टेंट वी, डी ए कैसा होगा बेटा? लेस देन 0। डी अगर लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। और अगर डी ए किसके इक्वल आ जाए बेटा? 0 के इक्वल, तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? दैट विल बी रिवर्सिबल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉपी कर लिए इसको। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हम लोग पहले भी कांस्टेंट कर दिए थे। देखो यहाँ पर ना टेम्परेचर कांस्टेंट करके नीचे तक हम लोग आए हैं। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, ये पूरा कहानी किससे कांस्टेंट बेटा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या फिर जो वर्क फंक्शन लोगों के पास में, उसका वैल्यू कैसा होता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या वर्क फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलो, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको ठीक से समझना, तुम लोगों के लिए बहुत काम आने वाली चीज है अगर ठीक से सुनोगे समझोगे इसको। तो बट जो वर्क डन होता है, वर्क डन,
वर्क दो तरीके का होता है। कौन सा दो तरीके का वर्क बेटा? एक बार पहले भी शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रकार कितने तरीके का वर्क, दोनों तरीके का कौन सा वर्क होता है? एक तो सर कंप्रेशन वाला, एक तो होता है बेटा मैकेनिकल वर्क, और एक नॉन मैकेनिकल वर्क जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है सर। और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। दो तरीके का वर्क होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा कैसा होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैकेनिकल वर्क होता है दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ फोर्स। किससे होता है बेटा? फोर्स की वजह से होता है, विद फोर्स। ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। लेकिन नॉन मैकेनिकल वर्क को करने के लिए कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जो मैकेनिकल वर्क होता है उसको निकालते हैं बेटा क्या करके? पीडीवी करके। कैसे निकालते हैं? पीडीवी। नॉन मैकेनिकल वर्क क्या है? जैसे केमिकल वर्क है, कोई रिएक्शन हो रहा है, आया ना? भाई मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या हो रहा है? एक रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन की वजह से कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो वर्क कैसा है? नॉन मैकेनिकल वर्क है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, कौन सा वाला वर्क है बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क। ये नॉन मैकेनिकल वर्क होते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, केमिकल वर्क, ये कैसा है? नॉन मैकेनिकल वर्क है। तुम अभी बाहर निकल के खेलने चले जाओ तो कैसा होगा? मैकेनिकल वर्क। बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो कौन सा वाला वर्क हो रहा है बेटा? नॉन मैकेनिकल वर्क। पढ़ना कोई मैकेनिकल वर्क है क्या? नहीं है ना। पढ़ना कौन सा वाला वर्क है? नॉन मैकेनिकल वर्क है। ठीक है ना? तो बेटा दो तरीके का वर्क हम लोग कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम, कोई प्रोसेस में दो तरीके का वर्क होता है। एक जो होता है मैकेनिकल वर्क, और दूसरा कैसा होता है बेटा? नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। नॉन मैकेनिकल वर्क कौन सा वाला होगा? आप लोग समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर से पास हो रहा है तो वो क्या मैकेनिकल वर्क है? नहीं है ना? है ना? कोई भी सेल या बैटरी से तुम लोग करंट निकाल रहे हो, क्या वो मैकेनिकल वर्क है? नहीं, वो नॉन मैकेनिकल वर्क है। कोई भी मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर था, उसमें ऑक्सीजन तुम लोगों ने लिया, हाइड्रोजन लिया, रिएक्शन करके पानी बना दिया, तो क्या वो मैकेनिकल वर्क है? नहीं। ये सारे वर्क क्या है? नॉन मैकेनिकल वर्क है। ठीक है? तो आपके काम का ज्यादा क्या है? नॉन मैकेनिकल वर्क। क्योंकि केमिस्ट्री में नॉन मैकेनिकल वर्क भी ज्यादा होता है। भाई केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शंस में अगर वो वर्क कोई भी कंप्रेशन एक्सपेंशन वर्क नहीं है तो वो कैसा होगा बेटा? नॉन मैकेनिकल वर्क होगा। नॉन मैकेनिकल वर्क हम लोगों को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? अभी जो मैं तुम लोगों के लिए डेल्टा ए लिखा हूँ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, डेल्टा ए जो है वो दोनों वर्क को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वर्क? मैकेनिकल एज वेल एज नॉन मैकेनिकल। ठीक है ना? जो ऊपर डेल्टा ए लिखा गया है तुम लोगों के लिए, डेल्टा ए का वैल्यू अगर बहुत कम है, इसका मतलब वर्क करने का टेंडेंसी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो वो कौन सा वर्क है उसमें? मैकेनिकल एज वेल एज नॉन मैकेनिकल, दोनों वर्क की हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा? क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? ठीक है? देखिए अब फोर्थ पॉइंट पे हम लोग चलते हैं यहाँ से। आपको पता है बेटा कि डी क्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन डी क्यू रिवर्सिबल। कितनी बार लिख दी? चौथी बार लिख रहे हैं इस बार। ठीक है ना? और पहले भी कई बार लिख चुके होंगे। डी क्यू इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा? डी यू माइनस डी डब्ल्यू। ये होगा बेटा लेस देन टी डी एस। यस और नो? आप लोग यहां से बोल सकते हो बेटा डी यू प्लस टी डी एस विल बी लेस देन डी डब्ल्यू। यस और नो? आया ना? सही तो लिख रहे हैं। सर du माइनस TDS होगा ना सर? डी यू, हाँ माइनस का लगाना भूल गए। डी यू माइनस टी डी एस इज डी डब्ल्यू। ठीक है? डी यू माइनस टी डी एस कैसा होगा? डी डब्ल्यू के को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ सब तो ऐसा बोल सकते हो डी यू माइनस टी डी एस। ये डी डब्ल्यू में कौन सा वाला वर्क है बेटा? और वो डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कौन सा वर्क बेटा? डी यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस यानी वर्क मैकेनिकल प्लस वर्क नॉन मैकेनिकल। ठीक है? यहाँ से इसको और आगे सिंप्लीफाई करो
तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो यहाँ से कि डी यू माइनस डी डब्ल्यू मैकेनिकल माइनस टी डी एस विल बी ग्रेटर देन डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्क क्या होता है बेटा? पीडीवी पीडीवी। आया ना? यस सर। Yes, sir. माइनस का टीडीएस लेस देन डी वर्क नॉन मैकेनिकल एट कांस्टेंट पी एंड टी। कैसे लिख सकते हो बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट पे डी यू प्लस डी पीवी माइनस डी टी एस लेस देन डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। समझ तो नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है। डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा बेटा? यू प्लस पीवी माइनस का डी टी एस लेस देन डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। डब्ल्यू प्लस पीवी यू प्लस पीवी क्या होता है बेटा? एच होता है, एंथैल्पी है सर। ये होता है ना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। याद आया कुछ? आया सर। आ गया सर। आ गया। यू प्लस पीवी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एच माइनस का डी टी एच इज लेस देन डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। इसको लोग बोल सकते हो डी एच माइनस टी एच लेस देन वर्क नॉन मैकेनिकल। समझ आया? याद है? देखिए एच कैसा फंक्शन है बेटा? एच कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है? ये भी स्टेट फंक्शन है। ओवरऑल क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ से? स्टेट फंक्शन। ओवरऑल हमको यहाँ से मिलेगा स्टेट फंक्शन। तो बेटा ये ओवरऑल क्या है? एक स्टेट फंक्शन। और इस स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग? जी से रिप्रेजेंट। गिब्स एनर्जी एंड जी इज द गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी। It is the Gibbs function or Gibbs free energy. ये क्या होता है? गिब्स फंक्शन होता है या गिब्स फ्री एनर्जी होता है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से? अगर डी जी इज लेस देन डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? इरिवर्सिबल नॉन इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? अभी बात करेंगे स्पॉन्टेनियस वगैरह की, थोड़ा वेट करो। इरिवर्सिबल ना, अगर प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा तो लोग क्या बोल सकते हैं? जो डी जी होगा वो किसके इक्वल होगा? डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल के। तो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस में जो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है उसी को हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं। यस सर। माइनस का डी जी आप लोग लगाओ तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का डी डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये वर्क डन है, ये कौन सा वाला है बेटा? वर्क डन। ये क्या बेटा? डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ये क्या बेटा? डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। सही बात है सर। इसका मतलब होता है बेटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस क्या है? डी जी का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। द मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क।
the maximum non-mechanical work done by the system। समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? देखो, तो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है बेटा, जो नॉन मैकेनिकल वर्क होगा वो क्या होगा बेटा? जो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है किसी भी सिस्टम का, उसको हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और नहीं जो मैकेनिकल है वो नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना? जैसे तुम लोग खुद से एक सिंपल सी बात समझो कि ये तुम लोग कोई फिजिकल वर्क करते हो, कैसा वर्क है वो? मैकेनिकल। पढ़ाई करते हो तो बेटा कैसा वर्क है वो? नॉन नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क मतलब गिव्स एनर्जी ना, हाँ सर। है ना? भगवान ने तुम सबको गिव्स एनर्जी दी है, ये कि नहीं दी है? वो डिपेंड करता है तुम उसको यूज करो या वापस भगवान के पास लेके चले जाओ, ऐसे ही है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम गिव्स एनर्जी को क्रिकेट खेलने में यूज कर सकते हो कि यूज? अरे हाँ या ना? पढ़ने में जो एनर्जी होता है वो अलग एनर्जी यूज होता है, और खेलने में जो एनर्जी होता है वो अलग एनर्जी यूज, दोनों का अलग अलग काम। तो दिमाग जो पढ़ने में एनर्जी यूज होता है वो खेलने में यूज नहीं होता है, खेलने में फिजिकल वर्क होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिजिकल वर्क करके तुम लोग थक जाते हो, सोचते हो आज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोचना होता है। तो कितना ही फिजिकल वर्क करो, मेंटल वर्क करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी तो रहा होगा ना, उसको थोड़ी खर्च करके आए हो तुम। लेकिन तुम घर वालों को बेवकूफ बना लेते हो कि आज तो थक गया मैं, आज नहीं पढ़ूंगा, आज तुम्हें से कुछ होगा ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके घर में नहीं जलती होगी। ठीक है, तो आज से झूठ नहीं बोलना है तुम्हें, बोलना है कि हाँ गिव्स एनर्जी है, पढ़ सकता हूँ, मन चाहेगा, पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ सकते, अगर बेवकूफ नहीं बनाओगे तो कर सकते हो। समझ आ अच्छा रहा है मेरे बोल रहे हो ने बेटा? केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। मेरा यहाँ तक सारा कहानी क्लियर है आप भी करो जल्दी से। सर? एक चीज बताइए। हम्म। हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर बताइए। सर जैसे गिब्स एनर्जी किसी की बहुत कम है, किसी रिएक्शन की, प्रोसेस की, तो फिर सर उसमें ऐसा कह सकता हूँ क्या, जैसे कोई जी रिएक्शन है जितना मान कम लिया होगा केमिकल उतना ज्यादा उसका नॉन रिएक्शन मैकेनिकल वर्क होगी। करने का टेंडेंसी होगा। हाँ माने कि सर रिएक्शन का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कम गिब्स एनर्जी होगी, ये कह बिल्कुल सकता हूँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गए, डेल्टा जी ठीक। पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो ये वर्क मतलब क्या है सर इसका? नॉन मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। नॉन मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब जो सिस्टम एक्सपेंशन कंप्रेशन के अलावा कोई और काम करेगा उसको नॉन मैकेनिकल वर्क बोले। कोई प्रोसेस हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो वो कौन सा वाला वर्क करके होगा? नॉन मैकेनिकल वर्क करके होगा ना। तो सर रिएक्शन जैसे करने में क्या काम करना पड़ रहा है उसको नॉन मैकेनिकल वर्क बोलेंगे, उसको गिव्स एनर्जी बोलेंगे। सर जैसे ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जैसे लैटिस एंथैल्पी लगती है ना? और जैसे कोई सेल है, उसका सेल पोटेंशियल, सेल में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में जो एनर्जी लगती है, समझा रहे हैं कि नहीं यार? ठीक। या फिर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को करने में जो एनर्जी लगती है, तो सब क्या है बेटा? नॉन जो क्या है, गिव्स एनर्जी है, वही नॉन मैकेनिकल वर्क है। अच्छा सर, जो ये नॉन मैकेनिकल वर्क है सिस्टम का, उसको हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी है वो हमारा? सिस्टम का हाँ सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड है उसके बिल्कुल अंदर। एनर्जी है वो, लेकिन वो जो एनर्जी है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क में काम नहीं आएगी ना। तो तुमसे अच्छा सर, जैसे आपने ये वही रिलेशन चीज लिखा तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो एनर्जी नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए होता है वो नॉन मैकेनिकल वर्क में यूज होगा, है सर। तो जो एनर्जी क्या होता है मैकेनिकल के लिए होता है वो मैकेनिकल में यूज होगा। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया, वो वाटर बनाता है, तो वाटर बनने का जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगा? नॉन मैकेनिकल एनर्जी पे। अगर उसके पास में नॉन मैकेनिकल एनर्जी उतना है, गिव्स एनर्जी उतना है कि उसको करा सकता है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये जैसे आपने जो रिलेशन लिखा, जो आप क्या कहते हैं, जो डेल जी है वो नेगेटिव है अगर, डेल जी नेगेटिव है तो वर्क आसानी से कर सकता है, आज अगर डेल जी नेगेटिव है तो जो नॉन मैकेनिकल वर्क होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा हो। तो उसकी सर स्टेबिलिटी कम होगी सिस्टम की, ऐसे बोल सकते हैं?
स्टेबिलिटी सर सिस्टम की। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अच्छा, रिएक्शन होना ना होना उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड पूरी करता है। स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता सर। नहीं, वो प्रोसेस अलग चीज है। ओके सर। नहीं सर, जैसे कोई अगर कंबशन हो रहा है जैसे किसी का रिएक्शन का, तो बिल्कुल। उसमें सर स्टेबिलिटी बढ़ती तभी तो होता है सर वो। ऐसा किसने बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं होता कि ठीक अगर है। कोई रिएक्शन हो रहा है, Na ने Cl से रिएक्शन करके NaCl बनाया, तो ऐसा नहीं है कि NaCl इज मोर स्टेबल देन Na एंड Cl इंडिविजुअली, ऐसा नहीं होता। ये ना रिएक्शन को करने के लिए कुछ सर्टेन चीजें होती हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं कि जिस एनर्जी की वजह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन होगा। स्टेबिलिटी से कोई फर्क, कुछ कोई मतलब नहीं होता। रिएक्टेंट का अपना अलग स्टेबिलिटी है, प्रोडक्ट का अपना अलग है, उनको अलग अलग डिफाइन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे ज्यादा स्टेबल है कोई हो, है ना। कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में होता है, सबको करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन चाहिए होता है। कंबशन अपने आप से नहीं हो रहा था, तुमने करा दिया, आपने इनिशिएट किया, वो हो गया, है ना। बहुत सारी रिएक्शंस को इनिशिएट करना पड़ता है, बहुत सारे अपने आप से नहीं होते, बहुत तरीके से करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा ही होता कि वो अनस्टेबल वाली चीज आएगा ही नहीं, तो वो जाता ही नहीं कभी। मतलब सर स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। रिएक्शन